कर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कितने कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री हैं, यह बात आज एक बार फिर साबित हो गई है। आप जानते हैं कि आज मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हुआ है। केंद्र सरकार के बजट का मतलब है कि इसमें हर राज्य की जरूरतों का ध्यान रखा जाए, लेकिन मोदी के इस बार के बजट में बिहार ही बिहार छाया रहा। और ऐसा क्यों हुआ, यह बात तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा, यहां कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो यह बात यहां आनी चाहिए। दरअसल इस साल बिहार में चुनाव होने हैं और बीजेपी वहां सत्ता खोना नहीं चाहती। इसके अलावा नीतीश कुमार के मन में क्या चलता है, इसका अंदाज भी नरेंद्र मोदी नहीं लगा पाते हैं। मोदी को डर बना हुआ है कि नीतीश फिर से पलटी अगर मार लें तो फिर क्या होगा, और अगर पलटी मार लिए नीतीश कुमार तो बिहार की सत्ता तो जाएगी, दिल्ली की सत्ता यानी कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जाने की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए उन्होंने आज बिहार के लिए केंद्र का खजाना खोल दिया। यानी बिहार चुनाव को लेकर मोदी का डर आज बजट में साफ साफ नजर आया है। मोदी के इस डर की पुष्टि खुद गृह मंत्री अमित शाह ने फटाफट कर दी। बजट पेश होने के कुछ समय बाद ही एक ट्वीट में नरेंद्र मोदी तो बाद में, लेकिन उनसे पहले अमित शाह ने बता दिया कि बिहार के लोगों को उपहार दिया गया है। इसके बाद उन्होंने लाइन से वो तमाम योजनाएं गिना दी जो बजट में बिहार के लिए रखी गई हैं। अब अमित शाह और मोदी से यह पूछा जाना चाहिए कि केवल बिहार के लोगों को ही उपहार क्यों दिया गया? क्या लोकतंत्र में किसी एक राज्य की जनता को उपहार देकर केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के लोगों के साथ अन्याय नहीं कर रही है? और क्या यह उपहार असल में वोटों के लिए दी जाने वाली रिश्वत नहीं है, जिसे आज केंद्र सरकार ने दिया है और चुनाव में उसकी वसूली की जाएगी? खैर, मोदी हर रोज अपनी पोल खोलते जा रहे हैं, अपनी कमजोरी और डर को लोगों के सामने जाहिर कर रहे हैं। मोदी के इस बजट पर अब विपक्ष ने आड़े हाथों लिया है और सबसे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा है एक्स पर, क्या कुछ लिखा है जरा स्क्रीन पर ले आते हैं। और राहुल गांधी यहां लिख रहे हैं कि गोली लगने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी, गोली लगने के बाद जो घाव है उस घाव के लिए एक मरहम पट्टी, वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारी आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है। ये राहुल गांधी इंग्लिश में लिखे और उसका हिंदी तर्जुमा हम आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ क्या कुछ राहुल गांधी ने लिखा है वो आपने देख लिया कि गोली लगने के बाद जो घाव है उसके लिए सिर्फ मरहम पट्टी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा है कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हालांकि लंबा चौड़ा उनका ट्वीट है, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा आपके सामने हम रख रहे हैं और लिख रहे हैं कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54,18,000 करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वो 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 करोड़ की बचत होगी, यानी हर महीने मात्र 6,666 करोड़ की। पूरा देश महंगाई और माफी चाहूंगा 80,000 रुपए की बात है, क्योंकि ये जब स्लैब की बात चल रही है, और जबकि ये 80,000 नहीं है बल्कि मात्र 6,666 की है। जब आपकी हमारी जेब से जो पैसा जाना है टैक्स के रूप में, उसका जिक्र कर रहे हैं। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। ट्वीट के आखिर में खड़गे ने लिखा है कि कुल मिलाकर ये बजट 2025 मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। ये कह रहे हैं यहां मल्लिकार्जुन खड़गे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे यहां सीधे सीधे लोगों को धोखा देने का आरोप मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इसे पुरानी बोतल में पुरानी शराब ही कहा है। पुरानी बोतल पुरानी शराब। आइए जरा सुन लेते हैं आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा को। सुनिए जरा। थोड़ा गूगल करिए, मखाना बोर्ड था या नहीं था, गूगल करिएगा, स्पष्ट हो जाएगा। एक पुराना मुहावरा था, पुरानी शराब नई बोतल। ये शराब भी पुरानी
बोतल भी पुरानी और बेहद ही चिमचिमा टाइप रैपर नया लगाया गया। तो चमकता हुआ रैपर, लेकिन शराब भी पुरानी, बोतल भी पुरानी। यानी ये कह रहे हैं साफ साफ कि बिहार में ऑलरेडी पहले से मखाना बोर्ड था और उसको फिर से रैपिंग कर दिया गया, नए रैपर के साथ उसको पेश किया गया। और वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने इसमें मोदी के एक्स्ट्रा 2AB वाले बयान की याद दिलाते हुए जबरदस्त तंज कसा है। आइए जरा कीर्ति आजाद को सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। और एक्स्ट्रा 2AB आपको याद होगा, कनाडा में 2015 में नरेंद्र मोदी गए थे, वहां पर उन्होंने मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स के अलग अलग पार्ट हैं दोस्तों, आप जानते हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा का एक जो पार्ट है उसमें AB 2AB कहां से आ गया वो नरेंद्र मोदी बताए थे। लेकिन उससे पहले आज इस बात को क्यों याद दिला रहे हैं कीर्ति आजाद, टीएमसी सांसद, सुन लीजिए जरा। यूजलेस कुछ नहीं है क्या इस बजट के अंदर। कभी आप ये देख लीजिए कि जितना टैक्स लगता है उसमें तो 70,000 जैसे बताया कि 18 लाख तक में होना है, लेकिन अगर आप उसका टोटल मिलाकर देखें तो 3 महीने की सैलरी चली जाती है। अगर किसी को 12 लाख मिल गया टैक्स के बाद में तो 1 लाख प्रति माह हो गया, 12 × 96, 96,000 रुपीज मिला। उसमें 30% आप ले गए, जीएसटी देते हैं आप, रोड टैक्स देते हैं, एजुकेशन टैक्स देते हैं, इतने सारे टैक्स हैं कि पता लगता है कि साल भर में आपको जितना पैसा मिलता है उसका 5 महीने का ये टैक्स में खा जाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं, कोई रिलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई एमएसपी की बात नहीं किसानों के लिए। किसानों की बड़ी बड़ी इन्होंने बात कर दी कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर करेंगे। पहले तो मोदी जी ने ये कहा था कि मैं सबकी एमएसपी करूंगा, अब ये राज्य सरकार पे आ गए। तो और एक एक्स्ट्रा 2AB अच्छा है, राज्य बिहार के लिए हुआ, मैं वहीं का रहा हूं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 2AB बोलते हैं ना, सरकार बचाने के लिए करते हैं, आंध्रा और बिहार एक्स्ट्रा 2AB, वो 240 और उसके ऊपर जो है, तो यही है। इसके अलावा और क्या मिला, क्या है, कोई आम आदमी को फायदा हुआ हो तो कहें। तो एक्स्ट्रा 2AB आपको याद होगा कि 2015 की कनाडा यात्रा में नरेंद्र मोदी ने एक्स्ट्रा 2AB कहा था और यह कहां से मिलता है इसका फॉर्मूला बताया था। तब उनके गणित के ज्ञान पर बहुत सारे सवाल उठे थे। आइए जरा पहले याद कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जब कनाडा के आज की तारीख में तो नरेंद्र मोदी और कनाडा यानी भारत सरकार और कनाडा की सरकार के साथ में संबंध बहुत बिगड़ चुके हैं। लेकिन उस समय जब भारतीयों को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी तो एक्स्ट्रा 2AB का वहां फॉर्मूला और उसका जिक्र किया था। जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज जरूरी है क्योंकि कीर्ति आजाद ने उस घाव को भी थोड़ा हरा कर दिया है। सुनिए। और कनाडा और भारत की दोस्ती, कनाडा और भारत की दोस्ती एक ऐसी युति है जो शक्तियों को संवर्धन करती है। और ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी शक्ति है, अगर मान लीजिए हम मैथमेटिक्स में A² + B² करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A + B × स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो, A + B × ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A² + 2AB + B²। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है। ये एक्स्ट्रा 2AB कहां से आया, तो भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। तो उस समय 2015 की बात है ये, और भारत और कनाडा जब मिलता है तो एक्स्ट्रा 2AB निकलता है। लेकिन आज क्या, ना एक्स्ट्रा 2AB निकल रहा है, ना भारत और कनाडा मिल रहा है, बकौल नरेंद्र मोदी। बात पुरानी हो गई है, लेकिन आज कीर्ति आजाद ने उसे नए संदर्भों के साथ पेश करके जबरदस्त तरीके से खिंचाई की है। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बजट पर 240 सीटों का असर बता दिया है। जरा प्रियंका चतुर्वेदी को भी सुनिए। 240 सीटें, इसका असर क्यों कह रही है, इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में जो बीता है उसमें बीजेपी को 240 सीटें आई हैं, उसी का जिक्र कर रही हैं। सुनिए।
मैं कहूँगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। पहली बात ये, बिहार सोच रहा होगा कि काश हर साल चुनाव हो बिहार में, जैसे हमारी जो केंद्र सरकार है उनके बारे में कोई योजनाएं बता सकें। बिहार में चुनाव आ रहा है, 2 तरीके से पता चलता है, जब ध्रुवीकरण शुरू करते हैं और आम आदमी का बजट अनाउंस होता है। तो बिहार भी उम्मीद कर रहा होगा। बाकी सारा विस्तार से, महिलाएं हों, हमारे किसान हों, युवाओं के लिए रोजगार के माध्यम हो, हम उन सबको पहले देखूंगी, पर उम्मीद करती हूँ उन सबको ध्यान में रखकर, जैसे मैंने आज सवेरे भी कहा था, उनका 8th रिकॉर्ड टर्म कंसेक्यूटिव बजट है, वो रिकॉर्ड पार करते हुए वो जनता 1.4 बिलियन नेशन के जो जनता है वो उनको तरफ देख रही थी कि उनको राहत की सांस मिलेगी। तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका चतुर्वेदी को, और यह बिल्कुल सही है कि काश हर राज्य में हर साल चुनाव हो, ताकि हर राज्य को पूर्ण बजट मिले, और उसके साथ जैसा बिहार को मिला है। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, डीएमके के सांसद दयानिधि मारन, ऐसे तमाम विपक्षी सांसदों ने भी इस बजट की जमकर आलोचना की है और इसे पूरी तरह दिल्ली और बिहार चुनाव से प्रेरित बताया है। बेशक नीतीश कुमार ने ट्वीट किया कि इस बजट से बिहार के विकास को गति मिलेगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे जुमलेबाजी वाला बजट बताया है। इन प्रतिक्रियाओं से जाहिर होता है कि मोदी को केवल बजट पेश करने और उसमें बिहार के लिए पक्षपात दिखाने से फायदा नहीं मिलने वाला है। अभी संसद में उन्हें विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना होगा और चुनाव में बिहार की जनता को बताना होगा कि जो घोषणाएं अब की गई हैं उन्हें पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्यों नहीं किया। बहुत सारे सवाल हैं। संसद में मोदी के महाकुंभ की भगदड़ पर भी, जो वहां पर प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसमें जो भगदड़ हुई है उसमें भी जवाब देना होगा मोदी जी को। और इस पर आज अखिलेश यादव ने सदन के बाहर मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। वहीं सदन के भीतर सरकार के रवैये पर प्रमोद तिवारी ने भी अपनी नाराजगी प्रकट की है। कांग्रेस नेता हैं प्रमोद तिवारी, क्या कुछ कह रहे थे, आइए जरा सुन लीजिए। देखिए, बजट तो अपनी जगह है, उस पर हम टिप्पणी करेंगे, निराशाजनक है। पर सबसे बड़ी चिंता की बात है कि यह सरकार कितनी क्रूर और असंवेदनशील हो गई है कि मैंने स्वयं राज्यसभा में 258 रूल के अंदर पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि सैकड़ों लोगों की जान कुंभ मेले में गई, और कुंभ मेले में हम संवेदना तक व्यक्त करने के लिए नहीं तैयार है, शोक प्रस्ताव तक लाने को नहीं तैयार है। इस सरकार लिस्ट जारी करने को नहीं तैयार है। ये मुद्दा मैंने अभी सदन में उठाया। तो सुन रहे थे आप प्रमोद तिवारी को, कांग्रेस नेता। बजट जैसे महत्वपूर्ण दिन पर भी मोदी जिस तरफ हंसे हुए दिख रहे हैं उससे जाहिर होता है दोस्तों कि अभी उन्हें 4 अप्रैल यानी संसद सत्र की समाप्ति तक कई और चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। क्या डरे हुए मोदी इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और इसीलिए इस सवाल को यहां लेकर हम आ रहे हैं, क्योंकि जब इस बजट के बाद चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी, दिल्ली के चुनाव में अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों हैं, और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे थे सदर बाजार में दिल्ली में, तो राहुल गांधी ने इस बजट को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। आज बजट पास हुआ, पेश हुआ, उसमें आप देखिए बजट का पूरा लक्ष्य 25 लोगों को फायदा पहुंचाने का। आपको थोड़ा सा दे देंगे, कह देंगे भैया ये लो थोड़ा सा टैक्स माफ कर लेंगे, मगर अगर आप बजट का लक्ष्य देखेंगे तो हिंदुस्तान का धन 20-25 अरबपतियों को देने का है। हिंदुस्तान में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित है, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, और मान लो 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो,
प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं। जो आपका पैसा बंटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बंटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बंटते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बंटते हैं तो 1 रुपये का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% है, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। तो सुन रहे थे आप यहां पर जो कुछ बजट से और बजट बनाने से लेकर देश की जो सामाजिक संरचना है उसको लेकर और कैसे उसका उपयोग या दुरुपयोग जो भी कह लें वो कैसे सरकार करती है, सब कुछ यहां खोल कर रख रहे थे। बिल्कुल एक एक उधेड़ना जिसको कहते हैं वो कर रहे थे यहां राहुल गांधी। आज सदर बाजार में राहुल गांधी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें, चूंकि आज बजट का दिन और आम बजट पेश हुआ, निर्मला सीतारमण ने आज पेश किया है और उसके साथ साथ बहुत सारे सवाल, जिसमें सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सिर्फ बिहार को ही क्यों, और बिहार के लोग कह रहे हैं कि पुरानी बोतल और शराब भी पुरानी, रैपर सिर्फ नया उस पर लगाया गया है। क्या ऐसा ही है? लेकिन उधर आज चांदनी चौक में प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी ने भी बजट से लेकर तमाम मसलों पे अपनी बात रखी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे साथी हमारे मौजूद हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊंगा, लेकिन जल्दी से प्रियंका गांधी को सुनिए। संसद में बजट की चर्चा हुई, ठीक है, इन्होंने कहा मिडिल क्लास के लिए ये जो टैक्स का स्लैब है इसको 12 लाख तक कर दिया, 12 लाख तक मुफ्त है, टैक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कोई इनसे पूछ रहा है कि कितने लोग इस देश में, कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं? कितने लोग इतना कमा भी रहे हैं कि वो टैक्स भरेंगे, कि वो 12 लाख रुपए कमा पाएंगे एक साल में? मैं बताती हूं, 7 करोड़ लोग, लेकिन 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है। 135 करोड़ जनता इतना कमा ही नहीं पा रही है। आज आप सुबह उठते हैं, आपकी हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है, हर चीज पे, दांत मंजन पे है, दवाइयों पे है, स्कूल की वर्दियों पे है, मोजे जूतों पे है, किताबों पे है।
हर चीज पे जीएसटी का टैक्स है। खास तौर से जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, जो अपना छोटा बिजनेस चलाते हैं, वो समझ रहे हैं मैं बात क्या कर रही हूं कि जीएसटी को लेकर किस तरह से छोटे बिजनेस भी खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि हर चीज पे टैक्स है, हर चीज महंगी हो गई है। मैंने आपसे बात की जब मेरी शादी हुई थी, मुझे याद है कि 100 ग्राम का जो मक्खन है 12 रुपए का मिलता था, एक थैली दूध 7 रुपए की मिलती थी। आज बताइए, आज तो 75 रुपए से ज्यादा हो गया है। इतना सा मक्खन, आप मक्खन खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, चाय पीते हैं, कुछ भी लेंगे आज आप उस पे टैक्स भर रहे हैं। और कमा क्या रहे हैं? हर जगह बेरोजगारी है, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। सरकारी पद आपको मालूम है 25,000 खाली हैं दिल्ली में। केंद्र की सरकार के भी पद खाली हैं। अब बेरोजगार बच्चे हैं। देखो, आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, कि अगर आप छोटा कारोबार कर रहे हैं कहेंगे कि चलो 12 साल का हो गया इसको इसी में लगा देते हैं। वो जमाना नहीं है। आज आप खुद पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है आपसे ज्यादा तरक्की करे, कि जो संघर्ष आपने देखे हैं वो बच्चा ना देखे। हम सब वैसे ही हैं।